Question number 5. A body is dropped from a height h, reaches the ground with a speed of 1.2 under root gh. Calculate the work done by air friction. देखो, एक एंगल ये हो सकता है सोचने का कि मुझे डिस्प्लेसमेंट तो पता है, और यदि एयर फ्रिक्शन का फोर्स पता चल जाए तो मैं वर्क निकाल लूंगा। इस डायरेक्शन में सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और होता भी है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो डिपेंड करता है वी पे कि व्हाट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के एंगल से सोचूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो, इनिशियली बॉडी को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ये कितना नीचे आता है ऑब्जेक्ट? बाई हाइट h, करेक्ट। ये h हाइट नीचे आ गया। जब ये h हाइट नीचे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है कितना? 1.2 अंडर रूट ऑफ gh। तो यहां से मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। तो मुझे एक बार ये सोचना कि क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। ओके, तो देखो, यहां पे जब ये पार्टिकल फ्री फॉल स्टेट में होगा तो एक फोर्स लग रहा होगा mg, और एक और फोर्स लग रहा होगा दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। इसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास नहीं है। ओके, लेकिन ये पता चल गया क्वेश्चन को पढ़ के कि सिर्फ mg नहीं लग रहा होगा, mg के साथ साथ एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो उसका वर्क डन पूछा है। करेक्ट। तो बस यही दोनों फोर्सेस अपने को दे रखे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे फोर्सेस का जब वर्क डन निकालेंगे और सम करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा उसके इक्वल आएगा। करेक्ट। कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक तो है mg, और दूसरा क्या है? फ्रिक्शन। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, वर्क डन बाय mg बहुत ही सिंपल है। फोर्स mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये mgh। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया। एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे क्या लगेगा? mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे नहीं पता। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल? हाफ m। व्हाट इज v फाइनल? 1.2 अंडर रूट ऑफ gh। व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? 0। सो दिस इज इक्वल टू mgh, एक मिनट, हाफ m v स्क्वायर, सॉरी, दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया? हाफ m v स्क्वायर। ओके, इसको मैं एक स्टेप और ले जाके ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन बाय mg दिस इज हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये कितना हो जाएगा? 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, और 1.44 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.72 mgh। ये आएगा कैलकुलेट करके। ओके, सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? वर्क डन बाय फ्रिक्शन या फिर एयर फ्रिक्शन विल बी, सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है, माइनस 0.28 mg। तो
तो एक्चुअली इस इक्वेशन ने हमें यह भी बता दिया कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के सॉल्व करना होता है। बस याद रखिएगा कि सिस्टम जरूर डिफाइन कर लो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पार्टिकल हमारा सिस्टम है, वी कंसीडर पार्टिकल एज द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient between the block and the surface is equal to mu. If the block travels at a uniform velocity, find work done by this applied force during a displacement d of the block. देखो, एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग खींच रहे हैं, लेकिन जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पे है। करेक्ट, और ऑब्वियस बात है हम लोग कुछ नहीं मेंशन किया है तो अबव हॉरिजॉन्टल लेंगे। करेक्ट, क्योंकि दोनों चांसेस है ना, बिलो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है थीटा, अबव भी हो सकता है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल। फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, ब्लॉक ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज 0, और डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी दे रखा है डी के इक्वल। देखो ये ब्लॉक है। ओके, इस पे जो हमने फोर्स लगाया ना, ये फोर्स लगा एट एन एंगल थीटा, ओके, दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर लो, ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो मुझे ये पहले एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे, क्या मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट मार्क कर सकता हूं यहाँ पे? इस तरफ कितना लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इस तरफ कितना लगेगा, एफ साइन थीटा। बहुत ही सिंपल है कंपोनेंट लेना, मैं एक बार बता देता हूं। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर आएगा साइन कंपोनेंट। ओके, देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी एफ कॉस थीटा। नीचे क्या लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में लगेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा, दिस विल बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स एन, और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा इस तरफ। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सिंस block moves with constant velocity, constant velocity से move कर रहा है, this implies acceleration is equal to 0, this implies net force is equal to 0।
अगर जो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को बैलेंस करूं तो n प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहा हूं मैं n प्लस एफ साइन थीटा तो यहां से आ जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। करेक्ट। देयरफॉर फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन बैलेंस करेगा एफ कॉस थीटा को? यस, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा म्यू एम जी, एफ को राइट साइड में लेके जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, सो व्हाट इज फोर्स एफ? एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, तो ये एफ पता चल गया। अब वर्क डन निकालना तो बहुत ही सिंपल है, देखो दिस इज द ब्लॉक, ये ब्लॉक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी जिसका मैग्नीट्यूड डी के इक्वल है, एंड दिस इज फोर्स एफ। व्हाट इज एंगल? एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी, सो दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा, तो पहले डी लिख लो और फिर लिख लेना कॉस थीटा। अभी तो मैंने एफ का सिर्फ न्यूमरेटर लिखा, कितना है न्यूमरेटर? म्यू एम जी, डिनोमिनेटर क्या है? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, two cylindrical vessel of equal cross sectional area A contain water up to heights h1 and h2. The vessels are interconnected so that the levels in them become equal. Calculate the work done by the force of gravity during the process. इस process में what will be the work done by gravity? The density of water is equal to rho. तो देखो जो सिलेंडर्स हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया और हाइट दिया है, जिससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। ओके, अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं सॉल्व करने का। इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, work done by internal conservative force is negative of change in potential energy of the system. करेक्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट 2, कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, सपोज अगर जो मान लो एक छोटा सा पार्टिकल होता है, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, ओके, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0, मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। यदि ये h हाइट पे है
इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम लोग, mgh। लेकिन यदि कोई कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, ओके, दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक स्केल हो सकता है, ये एक रॉड हो सकता है, ये एक रोप हो सकता है, तो रोप का तो कुछ लेंथ होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या यूज करें, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सेंटर की हाइट लेते हैं। ओके, इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट मैंने डिराइव करके भी दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज करेंगे कि यदि किसी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो मैं क्या करूंगा, जो एच होगा फॉर्मूले में, ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा एम जी एच, तो कौन सी हाइट यूज करूंगा, तो हाइट ऑफ इट्स सेंटर, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली मुझे इस पॉइंट की हाइट नहीं लेनी है या फिर यहां तक की हाइट नहीं लेनी है, सारी हाइट दे रखी होगी ना, ये हाइट दे रखी होगी h1, ये हाइट दे रखी होगी पूरी h2। तो जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो कौन सी हाइट यूज करोगे, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि सर सेंटर की हाइट तक हमें जाना है। ये रिजल्ट जो है वो इंटीग्रेट करके आता है, जो डायरेक्टली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो एम जी एच, एच क्या होगा, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास दो वर्टिकल सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर ये है, ओके, दूसरा सिलेंडर ये है। इसमें जो पानी है वो H1 हाइट को, हम लोग किसी हाइट को भी ज्यादा अज्यूम कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पानी कितने हाइट तक है, H1 हाइट तक है। और इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर कितने हाइट तक है, H2 हाइट तक ही है। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूं कि दिस इज हाइट H1 एंड दिस इज हाइट H2, करेक्ट। तो ये दो सिलेंडर्स हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार रीड करते हैं दोबारा हम लोग। द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड, द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स इन देम बिकम इक्वल, दोनों में वाटर का लेवल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, तो इसे मैंने क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया। यहाँ पे डायमेंशन बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये हो गया। अब मैं इसे इंटरकनेक्ट करने जा रहा हूं इस तरीके से, समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, वाटर लेवल दोनों जगह सेम हो जाएगा। ओके, दोनों जगह वाटर लेवल क्या हो जाएगा, सेम होगा। इंटरकनेक्ट करने के बाद में कैसे दिखाया जाए इंटरकनेक्शन, थोड़ा और ढंग से दिखाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसे इंटरकनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो अप्रोच हो सकते हैं सॉल्व करने के। हम लोग सबसे बेसिक लेंगे जिसमें कैलकुलेशन में आपको कोई परेशानी ही नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा दिस इज द इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ फाइनल स्टेट। एक मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज अ रेफरेंस लाइन।
ये जो आप देख रहे हो ये एक रेफरेंस लाइन है। ये फाइनल स्टेट में क्या होगा, फाइनल कंडीशन में दोनों में हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यदि आप दिमाग लगाओ कि ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है, तो जब दोनों में फाइनल हाइट आप सेम करोगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों में हाइट h1 प्लस h2/2 हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है। आप बोलोगे सर नहीं, अपने को तो नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका एक दूसरा अप्रोच मैं लेके आपको समझा देता हूँ। वाटर लेवल इस प्रकार से दोनों में सेम हो गया। ओके। अच्छा, यहाँ भी कुछ वाटर होगा लेकिन इसका वॉल्यूम हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो पाइप है ये बहुत ही थिन है। ओके। द वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड सो दैट द लेवल्स, अच्छा ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि थिन पाइप है, लेकिन फिर भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जिससे हमने कनेक्ट किया है ना, दिस इज अ वेरी वेरी थिन पाइप। मतलब यहाँ पे वाटर जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो नेग्लेजिबल होगा। ओके। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा वाटर वेसल में ही है, यहाँ पे जो कनेक्ट किया है वहां पे नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ओके। तो यहाँ पे एक तो डायरेक्ट अपने पास अप्रोच ये है कि मुझे ये हाइट पता चल जाए, कॉमन सेंस लगाओगे थोड़ा भी तो दिख जाएगा कि हाइट इज h1 प्लस h2/2। नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस अज्यूम कि दिस हाइट इज h। तो यहाँ पे व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाइट कैलकुलेट करेंगे कंजर्विंग वॉल्यूम। सो इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम, या फिर इनिशियल एंड फाइनल मास आर ऑल्सो सेम। इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम आर सेम, देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है हाइट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं ऐसे लिख रहा हूं v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल। v याद रखिएगा बच्चों वॉल्यूम है, इसको वेलोसिटी मत पढ़ लेना। ओके। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, h1 इंटू ए प्लस h2 इंटू ए। दिस इज वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट सिलेंडर, मतलब दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लेफ्ट सिलेंडर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ, ये जो आप टर्म देख रहे हो हाइट इंटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन राइट सिलेंडर। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा इसमें, तो h इंटू ए। यहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा, h इंटू ए। तो हाइट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एरिया से एरिया कैंसिल होगा, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि सर h1 प्लस h2। तो हाइट कितना आ गया, h1 प्लस h2/2। ये तभी आएगा जब दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब इसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे सकता हूं और इसको दे सकता हूं 2a। करेक्ट। तो बस यही प्रोसेस फॉलो करना होगा हमें। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखनी पड़ती है। सबसे पहले तो मास निकालोगे। इस केस में, इस केस में लेफ्ट बीकर में कुछ मास है, दिस इज मास m1। यहाँ पे है मास कुछ m2। अच्छा, यहाँ दोनों केसेस में मास क्या है, सेम है, m और m। m कैसे निकालोगे, या फिर मैं यहाँ लिख दूं व्हाट इज m1। तो m1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है रो, वॉल्यूम कितना है h1a। बाय सेम लॉजिक m2 क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिमिलरली m कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज h इंटू ए। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। याद रखिएगा दिस इज आवर इनिशियल सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
क्या हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m1 g h1/2, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मैं इसको रेफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ। सो दिस इज रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब मुझे m1 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मैं किस हाइट को सेलेक्ट करूंगा, सेंटर तक की हाइट। तो टोटल हाइट है h1, तो सेंटर की हाइट क्या होगी, जिसको हम लोग आगे चल के बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या होगी h1/2। तो m1g h1/2। सिमिलरली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा m2g h2/2। m1 की वैल्यू रख दो, तो m1 की वैल्यू हो जाएगी रो h1a इंटू h1/2। m2 की वैल्यू रख दो यहां से, दिस इज m2, सो दिस इज रो h2a। तो यहाँ पे अपने को देख के लग रहा है कि रो a/2 कॉमन आ जाएगा, h1² प्लस h2²। ओके, समझ में आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखना है तो mg, जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखना है तो क्या लिखूंगा mg स्मॉल mg इंटू कितना हाइट, टोटल हाइट है h, तो सेंटर की हाइट क्या होगी h/2। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल या फिर यू फाइनल भी आप लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा mg इंटू h/2। राइट हैंड साइड का भी क्या सेम होगा, मतलब राइट हैंड साइड बोले तो द राइट सिलेंडर, एक लेफ्ट सिलेंडर है और एक राइट सिलेंडर है। तो सेकेंड सिलेंडर में जो वाटर है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो mgh/2 आएगा। सो दिस इज mgh। m कितना था, m इज इक्वल टू रो इंटू h इंटू एरिया इंटू h हो गया, तो दिस इज रो a h²। h की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी हम लोगों ने, h1 प्लस h2/2। सो दिस इज इक्वल टू रो a h1 प्लस h2/2 का स्क्वायर। सो दिस इज रो a h1 प्लस h2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यदि मुझे डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू बोले तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, रो a/4। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा अपने को और ध्यान देना चाहिए, एक्सपैंड कर लेना चाहिए क्योंकि आगे ये यूज होगा। तो इसी को आप ऐसे लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को ro(a/4 h1² प्लस h2² प्लस 2h1 h2। ओके, आप चाहो तो रीअरेंज कर लो, दिस इज ro(a/2), या फिर इसको मत करो रीअरेंज, जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखी थी ना इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको लिख लो ro(a/4), मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। सो दिस इज ro(a/4
H1 स्क्वायर प्लस H2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, रो ए बाई 4 2H1 स्क्वायर माइनस 2H2 स्क्वायर। अब बस हमें टर्म्स को रीअरेंज करना है। रो ए बाई 4 को ले लो कॉमन, दिस इज रो ए बाई 4, दिस इज H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस 2H1 H2 माइनस 2H1 स्क्वायर माइनस 2, सॉरी दिस इज प्लस, ये प्लस था ऊपर, प्लस था, एक बार चेक कर लेते हैं, यस। अब ध्यान से देखा जाए तो दिस इज रो ए बाई 4, ओके, कितना हो जाएगा ये, रो ए बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। H1 स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस 2H1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस H1 स्क्वायर, दिस इज माइनस H2 स्क्वायर प्लस 2H1, माइनस को कॉमन ले लो तो दिस इज रो ए बाई 4, सो दिस इज H1 स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 2H1 H2। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर है, सो दिस इज माइनस रो ए बाई 4, ओके, दिस इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट में देख रहे हो दिस इज H1 माइनस H2 या H2 माइनस H1, कुछ भी लिख सकते हो, का होल स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस रो ए, 4 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो दिस इज H1 तो दिस इज डेल्टा यू। सो व्हाट इज वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, जो ग्रेविटी होता है वो इंटरनल कंजर्वेटिव होता है, सो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा यू, देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इसके सामने एक और माइनस लगा दोगे तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा ये, यस, तो दिस इज रो ए H1 माइनस H2 बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी इस केस में निकाल सकते हैं। अब देखो ये समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने लेंदी प्रोसेस फॉलो कर लिया, अगर जो आप ध्यान से देखोगे तो एक और भी शॉर्टकट तरीका है जिससे आप बहुत इजीली भी समझ सकते हो। क्या है वो शॉर्टकट तरीका? मतलब यहाँ पे बस कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे, बाकी फिजिक्स तो सेम ही रहेगी, ये हटा दो। अगर जो आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक रेफरेंस लाइन है, ओके, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज अ रेफरेंस लाइन। ये हाइट कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2। अगर जो मैं ये सिर्फ पूछूं कि ये हाइट कितना हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, सो दिस विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2। अब आप इसको रेफरेंस लाइन मान लो, दिस इज द रेफरेंस लाइन। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ये जो वाटर है ये यहां आ जाएगा, ये जो वाटर है रेफरेंस लाइन के ऊपर का जो वाटर है। अब यही है कि आप कितना फास्ट करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो ये भी एक शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट क्या, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हो। हर बच्चा अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है। तो इसको मैं हाफ हाफ में डिवाइड कर दूं तो बेसिकली ये कितनी हाइट हो जाएगी, H1/2 और H1/2, ओके, सॉरी, ये जो आप हाइट देख रहे हो ना, अगर जो इसको भी मैं डिवाइड कर दूं, इसको मैं रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के कर रहा हूँ सॉल्व, तो ये जो आप हाइट देख रहे हो दिस इज H1 माइनस H2/2 हो जाएगा। तो इतना जो वाटर है वो फाइनली, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये जो वाटर है
क्या मैं बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये देखा जाए तो इफेक्टिवली ये वाला पार्ट इधर आ गया? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इनिशियल फाइनल को देखो तो सिर्फ रेड वाला पार्ट को आप उठा के यहाँ पे लाके रख सकते हो। ये करना है बस मुझे। ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हो इसको मुझे यहाँ पे लाके फाइनली ऐसे रख देना है। समझ में आ रहा है लॉजिक? तो इसी पार्ट का तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। इसका मास, इफ वी अज्यूम कि इसका मास इज स्मॉल m, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? आप लिख लो वैसे, एक ही बार में आंसर आ गया, कहानी खत्म। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, तो यदि इसका मास मैं m अज्यूम कर लूं, इस पार्ट का मास क्या करूं मैं? m अज्यूम करूं। m लिखना बहुत ही आसान है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू, करेक्ट। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या होगी? mg h1 माइनस एच टू बाई टू का हाफ, और फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो उतना ही होगा नेगेटिव में। ओके, इसको आप चाहो तो ऐसे x अज्यूम कर लो, दिस इज x, और फाइनली ये यहां चला गया, दिस इज x। ओके, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस एम जी, क्योंकि नीचे गया ना इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, तो माइनस एम जी इंटू टू एक्स। और टू एक्स इज बेसिकली, आपको देखो ना, टू एक्स क्या है? एच वन माइनस एच टू बाई टू। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रहने भी दो, जो पहले कराया वैसे कर लो। बाकी आपको जैसा ज्योमेट्री सूट करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके।